पश्चिमी आयरलैंड में एक जंगल है जो किसी भी नक्शे पर नहीं दिखाई देता। कहानियों के अनुसार यह जंगल खोए हुए लोगों को अंदर खींचता है और उन्हें कभी बाहर नहीं जाने देता। जॉन वर्तमान में इस जंगल में दौड़ रहा है, रात होने से पहले बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसकी घड़ी रुक गई है और वह बार बार एक ही स्थान पर वापस आ रहा है। साथ ही कई संकेत दिख रहे हैं जिन पर नो रिटर्न लिखा है और अलग अलग संख्याएं हैं। अचानक कई पक्षी जॉन के ऊपर उड़ते हैं और वह देखता है कि पहले से ही रात हो गई है, इसलिए वह छिपने के लिए एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। दुर्भाग्यवश डाल टूट जाती है और वह गिर जाता है। डर के मारे जॉन अपने बैग में एक चाकू ढूंढता है, लेकिन एक रहस्यमय प्राणी दिखाई देता है और उसे खींच कर ले जाता है, इससे पहले कि वह खुद का बचाव कर सके। इस बीच शहर में अमेरिकी अप्रवासी और कलाकार मीना एक पालतू जानवर की दुकान में काम करती है। एक दोपहर उसके बॉस ने उसे एक पक्षी के बारे में बताया जिसे दूसरे शहर के चिड़ियाघर में ले जाना है और उसे यात्रा करने को कहा। मीना पक्षी का नाम डार्विन रखती है और उसे घर ले जाती है। वह उसे बताती है कि आज उसकी माँ की मृत्यु की 15वीं वर्षगांठ है, इसलिए आज रात वह भूलने के लिए बाहर जाएगी। वह एक विग पहनती है और एक बार में एक नकली नाम और नकली नौकरी के साथ लड़कों से मिलने जाती है। अगले दिन सुबह वह डार्विन से कहती है कि उसे जज न करे, समझाते हुए कि उसे वेशभूषा में रहना पसंद है, क्योंकि असली वह पसंद नहीं की जाती। वह डिलीवरी करने के लिए शहर छोड़ देती है, ग्रामीण इलाकों से होकर और केवल गैस के लिए रुकते हुए। यात्रा के दौरान उसे अपनी जुड़वां बहन का फोन आता है, लेकिन मीना उसे नहीं उठाती और वॉइसमेल सुनती है। उसकी बहन मीना पर उनकी मां की स्मारक पर न जाने के लिए आरोप लगाती है और कहती है कि 15 साल हो गए हैं, इसलिए मीना को अपने परिवार से दूर रहना बंद कर देना चाहिए। वॉइसमेल को भी अनदेखा करते हुए मीना बिना यह देखे ड्राइव करती है कि जंगल के पास कई लापता लोगों के संकेत लगे हैं। कुछ देर बाद मीना जंगल को पार करती है और इलाके को पहचान नहीं पाती। उसका फोन और कार रेडियो काम करना बंद कर देते हैं और फिर कार खराब हो जाती है, जिससे मीना फंस जाती है। वह वाहन से बाहर निकलती है और एक नो रिटर्न संकेत पाती है, जिससे उसे लगता है कि आसपास कोई रहता है। मीना कार में वापस जाती है अपना बैग और डार्विन लेने के लिए, फिर वह मदद के लिए पुकारती है। कुछ नहीं होता और मीना वापस जाने का फैसला करती है, लेकिन जब वह मुड़ती है तो कार गायब हो जाती है। अब उसके पास बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए घूमने के अलावा कोई चारा नहीं है। जब रात होती है तो अचानक कई पक्षी उसके ऊपर उड़ते हैं और वह कुछ आवाजें सुनती है, केवल यह देखने के लिए कि पास में एक बूढ़ी औरत दौड़ रही है। एक निराश मीना उसका पीछा करना शुरू कर देती है और उसे एक इमारत में प्रवेश करते देखती है, जहां औरत उसे अंदर आने के लिए कहती है यदि वह जीवित रहना चाहती है। मीना ऐसा ही करती है और अंदर दो और लोग पाती हैं। बूढ़ी औरत अपना नाम मैडलिन बताती है और दूसरे लोग सियारा और डैनियल हैं। वे इस इमारत को द कूप कहते हैं और वे भी जंगल में खो गए थे, इसलिए अब वे यहाँ छिपे हैं। समूह मीना को एक दर्पण वाली खिड़की की ओर खींच ले जाता है, क्योंकि मैडलिन बताती है कि बाहर के प्राणी द वॉचर्स कहलाते हैं। वे हर रात उन्हें खिड़की से देखने के लिए आते हैं और सूर्यास्त तक चले जाते हैं। मैडलिन मीना को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए कहती है और वॉचर्स शो में स्वागत के रूप में तालियां बजाते सुनाई देते हैं। बाद में मीना बैठती है और दर्पण वाली खिड़की को घूरती है, अपनी मां के बारे में सोचते हुए। सुबह में मीना कूप छोड़ देती है, दूसरों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए। जैसे ही वह जंगल में भटकती है, वह सुनती है कि उसका नाम फुसफुसाया जा रहा है और दूर एक लड़की को देखती है जो उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। भयभीत मीना भागने लगती है और एक पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि वह एक विशाल जंगल के बीच में है जिसका कोई अंत नहीं है। जब मीना वापस आती है तो मैडलिन उसे बताती है कि वे सभी बाहर निकलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। जंगल मतिभ्रम पैदा करता है और किसी व्यक्ति को पागल बना सकता है। संकेत एक सर्कल में एक आधे दिन की यात्रा के इर्द गिर्द रखे गए हैं और वे एक सीमा के रूप में काम करते हैं। सीमा पार करने का मतलब है कभी वापस ना आना। ये संकेत किसी प्रोफेसर द्वारा बनाए गए थे। मीना के पास कूप में दूसरों के साथ वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। शाम को डैनियल मीना की वापसी की घोषणा करने के लिए एक भाषण देता है और सियारा वॉचर्स के लिए संगीत बजाती है। उन्होंने एक रियलिटी शो की कुछ डीवीडी पाई हैं, इसलिए मीना खुद को उससे विचलित करने की कोशिश करती है, बॉक्स के पीछे प्रोफेसर का नाम देखकर। अगले दिन सुबह समूह भोजन खोजने के लिए बाहर जाता है और सियारा मीना को औषधीय पौधों को पहचानना सिखाती है। सियारा बताती है कि डैनियल को अक्सर सिरदर्द होता है और जॉन को सियारा पसंद थी।
जॉन सियारा का पति है और 6 दिन पहले चला गया था, लेकिन तब से उन्होंने उससे कोई संपर्क नहीं किया। सियारा यह भी बताती है कि मैडलिन का सिद्धांत कहता है कि एक वॉचर को देखना किसी को पागल बना सकता है। फिर वह मीना को एक बिल दिखाती है, ये समझाते हुए कि जंगल में चारों ओर कई बिल हैं। वे भूमिगत सुरंगों के एक तंत्र में जुड़े हुए हैं और वॉचर्स दिन के समय वहां रहते हैं। मीना के लिए यह जानकर चौंकाने वाली बात है कि सियारा और जॉन लगभग 5 महीने पहले यहां पहुंचे थे, हालांकि उसने गिनती खो दी है और वास्तव में निश्चित नहीं है। बाद में दोपहर के भोजन के दौरान मैडलिन मीना को जीवित रहने के नियम सिखाती है। उन्हें कभी भी दर्पण की ओर पीठ नहीं करनी चाहिए। अंधेरा होने के बाद दरवाजा कभी नहीं खोलना चाहिए। कभी भी बिलों के पास नहीं जाना चाहिए और हमेशा प्रकाश में रहना चाहिए। तीनों एक अजीब तरीके से एक साथ नियमों को दोहराते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, मीना खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती है, रियलिटी शो देखकर और अपने नोटबुक में स्केच बनाते हुए। शाम को वह दर्पण को घूरती है और बाहर कुछ आवाजें सुनती है, लेकिन वह संशय में है। एक रात वह बहुत जल्दी सोने चली जाती है और प्राणी बाहर गरजने और चिल्लाने लगते हैं। इसलिए मैडलिन उसे शांत होने तक दर्पण को घूरने के लिए मजबूर करती है। कुछ समय बाद डैनियल जानवरों के लिए उनके जाल की जांच करने जाता है, यह बताते हुए कि वह जॉन के साथ शिकार करता था। मीना साथ जाती है और जंगल में उस छोटी लड़की को देखते रहती है। डैनियल बताते हैं कि मैडलिन पहले एक विश्वविद्यालय शिक्षक थी, इसलिए उसे लगता है कि वह सब जानती है। वह यहाँ 8 महीने से है और मीना को अजीब लगता है कि उसने कभी वॉचर नहीं देखा। डैनियल और मीना दोनों स्वीकार करते हैं कि वे मैडलिन की कहानी के प्रति संदेहास्पद हैं और मीना डैनियल की डरावनी विरोधों को नजरअंदाज करते हुए बिल में जाने का प्रस्ताव करती है। डैनियल द्वारा पकड़ी गई रस्सी का उपयोग करते हुए मीना एक बिल में उतरती है और एक लाइटर के साथ चारों ओर देखती है। उसे बहुत सारे छोड़े गए वस्त्र मिलते हैं, जिनमें 1992 का एक अखबार, एक वीडियो कैमरा और एक आलीशान खरगोश शामिल है। वहां एक साइकिल भी है जिसे मीना रस्सी के माध्यम से डैनियल तक भेजती है। उस क्षण में वह अंधेरे में एक अजीब आवाज सुनती है और मीना डैनियल को बुलाती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। अचानक एक हाथ 6 उंगलियों के साथ धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आता है और एक अजीब भाषा बोलते हुए मीना फिर से चिल्लाती है। इस बार अंततः रस्सी वापस पा रही है। कुछ समय बाद मीना सियारा और मैडलिन को वह सब चीजें दिखाती है जो वे बिल से बाहर लाए, ये कहते हुए कि उन्हें एक बड़े चट्टान के नीचे मिली। मीना को लगता है कि साइकिल उनकी मदद कर सकती है, लेकिन मैडलिन सहमत नहीं है और उसे लगता है कि मीना ने कुछ देखा है। वह उसे इसके बारे में पूछती रहती है, लेकिन मीना इसे नकारती है। इस बीच डैनियल कैमरे को कूप की बिजली स्रोत से जोड़ता है, यह समझाते हुए कि प्रोफेसर ने इसे तब स्थापित किया जब उन्होंने इस जगह का निर्माण किया था। टीवी को भी जोड़कर अब उनके पास एक बुनियादी निगरानी प्रणाली है। उस रात समूह टेबल के पास बैठा होता है, कुछ स्क्रीन पर प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हुए। अचानक सियारा एक आवाज सुनती है और कैमरे पर किसी के पैर दिखाई देते हैं, क्योंकि कोई दरवाजा खटखटाता है। व्यक्ति बोलता है और सियारा जॉन की आवाज सुनकर उत्साहित होती है, जो उन्हें अंदर जाने के लिए भीख मांगता है। मैडलिन तुरंत इसे मना करती है, याद दिलाते हुए कि वॉचर्स उन्हें फंसाने के लिए चाल चल सकते हैं। जबकि जॉन भीख मांगता रहता है और कहता है कि वह घायल है। एक बहस होती है, जिसके दौरान मैडलिन मीना और डैनियल को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है कि उन्होंने बिल के साथ छेड़छाड़ की। सियारा अभी भी अपने पति को बचाना चाहती है, इसलिए मैडलिन उसे कुछ ऐसा पूछने के लिए कहती है जो केवल वही जान सके। दुर्भाग्य से जॉन याद नहीं कर पाता कि मैडलिन कौन सी किताब पढ़ रही है, हालांकि उन्होंने इसे एक साथ खरीदा था क्योंकि यह उन्हें उसकी याद दिलाती थी। अभी भी इनकार में सियारा जॉन से कैमरे पर अपना चेहरा दिखाने के लिए कहती है। उस क्षण जॉन स्क्रीन पर प्रकट होता है और मदद मांगता है, इससे पहले कि उसे खींच लिया जाता है। फिर कुछ कैमरे को हिट करता है, इसे तोड़ देता है। समूह दर्पण के सामने खड़ा हो जाता है, जबकि बाहर क्रोधित वॉचर इसे बार बार मारता है जब तक कि यह टूट नहीं जाता। अगली सुबह मैडलिन साइकिल को वापस बिल में फेंक देती है, उम्मीद करते हुए कि वॉचर्स शांत हो जाएं। मीना वादा करती है कि वह अब नियम तोड़ने से तौबा करेगी। बिल में साइकिल को अंधेरे में घसीटा जाता है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि कैसे एक युवा मीना अपनी बहन और मां के साथ कार की सवारी कर रही थी, ये खुलासा करते हुए कि जंगल में छोटी लड़की जुड़वा बच्चों की तरह दिखती है। मीना लगातार नियम तोड़ रही थी और इससे उसकी मां के साथ एक झगड़ा हुआ, जिसने खिड़की को बंद करने के लिए मजबूर किया और मीना की उंगलियों को पकड़ लिया। उसकी चीख ने उसकी मां का ध्यान भंग कर दिया और इससे कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वर्तमान में
मीना संकेतों को स्केच करना जारी रखती है और टिप्पणी करती है कि जंगल उसके दिमाग से खेल रहा है इससे पहले कि उसने जिन पेड़ों की जांच की है उन्हें चिह्नित किया। सप्ताह बीतते रहते हैं, जिससे दिन ठंडे और छोटे होते जाते हैं। हर कोई भागने की सारी आशा खो चुका है और टूटने लगा है। मीना मैडलिन को डैनियल पर चिल्लाते हुए सुनती है, उसे डांटते हुए कि उसने काफी दिनों से कुछ नहीं पकड़ा है और वे जल्द ही भूखे मर सकते हैं। कूप में सियारा सभी झगड़ों को नजरअंदाज करती है रियलिटी शो देखकर, और मीना फर्श पर डूडल करती रहती है। अचानक वह मुड़ती है और देखती है कि सियारा गायब है। मीना जंगल में दौड़ती है और सियारा को बिल के किनारे खड़े हुए पाती है, जॉन के साथ फिर से मिलने के लिए खुद को मारने पर विचार करते हुए। उस क्षण वे एक चीख सुनते हैं और आवाज का पीछा करते हैं, केवल यह देखने के लिए कि डैनियल मैडलिन को बांध रहा है। वह कहती है कि डैनियल ने अपना दिमाग खो दिया है, लेकिन डैनियल सिर्फ घोषणा करता है कि अब वे अपने नियमों से खेल रहे हैं, इससे पहले कि वह कूप में वापस भागता है। सियारा उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन मीना पीछे रहकर मैडलिन को मुक्त करती है। बाद में दोबारा कूप में वापस दौड़ते हुए, केवल यह पता लगाने के लिए कि डैनियल और सियारा ने दरवाजा बंद कर दिया है। पक्षी उनके चारों ओर उड़ने लगते हैं, इसलिए उनके पास एक जाल के अंदर छिपने के अलावा कोई चारा नहीं है, जिसकी सड़न की गंध हो सकती है, जो उनकी गंध को छिपा सकती है। जबकि सियारा और डैनियल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, एक वॉचर अंततः जाल के ऊपर प्रकट होता है, लेकिन वह महिलाओं का पता नहीं लगा सकता और कूप की ओर दौड़ता है। ये पूरी ऊंचाई में खड़ा होता है और गरजता है और अधिक प्रभावशाली वॉचर्स को बुलाता है। जब वे कूप के बहुत करीब आते हैं, डैनियल उन्हें बताता है कि उनमें से दो गायब हैं, इसलिए वॉचर्स गायब महिलाओं की तलाश में जाते हैं। कूप के चारों ओर का क्षेत्र साफ होने पर मीना और मैडलिन दरवाजे की ओर दौड़ते हैं और दया की भीख मांगते हैं। मीना अपनी मां की मृत्यु की कहानी साझा करना शुरू करती है और कैसे वह उस दोष के साथ नहीं जी सकती, यह कहते हुए कि डैनियल भी उसी गलती से सताया जाएगा। दरवाजा अंततः खुलता है और दोनों अंदर भागते हैं, इससे पहले कि इसे फिर से बंद कर दिया जाए। मैडलिन तुरंत डैनियल को डांटती है और कहती है कि उसे महीनों पहले ही मार देना चाहिए था, लेकिन अब वॉचर्स से निपटना अधिक महत्वपूर्ण है। समूह दर्पण के सामने खड़ा होता है और मैडलिन बताती है कि वह पहले लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं की शिक्षिका थी। वह शोध के लिए जंगल में आई थी और अपनी पहली रात उसने देखा कि एक वॉचर उसका विकृत संस्करण जैसा दिखता है। वॉचर्स कई क्लासिक कहानियों में हैं और उन्हें बदलने वाले या परियों के रूप में भी जाना जाता है। वे मनुष्यों का अध्ययन करने और अंततः उनके जैसे बनने के लिए उन्हें देखना चाहते हैं। अचानक एक वॉचर दरवाजे पर दस्तक देने लगता है, सियारा की आवाज की नकल करता है और मदद की भीख मांगता है। जल्द ही और अधिक वॉचर्स कूप पर चढ़ने लगते हैं, मानव आवाजों की नकल करते हुए उन्हें बाहर लुभाने की कोशिश करते हैं। समूह दरवाजे के सामने एक मेज धकेलता है। तभी एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वे देखते हैं कि कालीन के नीचे फर्श पर एक चौकोर निशान है। जैसे ही वॉचर्स बाहर और अधिक आक्रामक हो जाते हैं, डैनियल चौकोर निशान को हिट करता है, जब तक कि यह खुल नहीं जाता और वे प्रोफेसर के काम करने की जगह पाते हैं। ये फाइलों, किताबों और भोजन से भरा हुआ है, जो उन्हें लंबे समय तक जीवित रखेगा। वहाँ एक बहुत पुराना कंप्यूटर भी है, जिसमें इंटरनेट की पहुंच नहीं है, लेकिन मीना को वीडियो डायरी प्रविष्टियों की एक श्रृंखला मिलती है, जो 2009 में शुरू हुई थी। प्रोफेसर रॉरी बताते हैं कि वे खिड़की के माध्यम से उन्हें देखने वाले प्राणियों से कितने मोहित हैं। प्रत्येक वीडियो दिखाता है कि रॉरी धीरे धीरे अपना दिमाग कैसे खो रहा है और वह अंततः स्वीकार करता है कि उसने कूप का निर्माण करने के लिए जिन लोगों को काम पर रखा था, उन्हें वॉचर्स ने हर दिन मार डाला था। एक अन्य वीडियो में वह उल्लेख करता है कि एक वॉचर उसे एक छोटी लड़की के रूप में दिखाई दिया और वह सोचता है कि क्या मनुष्य उस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। अगले रिकॉर्डिंग में यह खुलासा होता है कि रॉरी एक वॉचर को पकड़ने और उसे दोस्त बनाने में सक्षम था, लेकिन प्राणी क्रोधित था। आखिरी वीडियो 300वें दिन रिकॉर्ड किया गया था और रॉरी ने हार मान ली थी। उसने वॉचर को मारने और खुद को मारने की योजना बनाई, लेकिन पहले उसके पास एक संदेश था, यदि कोई इसे पाए। उसने नदी पर एक नाव छोड़ी है संकेत 184 के पास, जिसे पक्षियों का पालन करके पाया जा सकता है। रॉरी ने दर्शक से उसके विश्वविद्यालय के कार्यालय में जाने और उसकी सारी चीजें नष्ट करने के लिए भी कहा। मीना रोती है क्योंकि वह रिकॉर्डिंग में गोलियों की आवाज सुनती है। समूह सहमत होता है कि वे सुबह नाव पर निकलेंगे और सियारा जश्न मनाने के लिए कुछ संगीत बजाती है। वह डैनियल को नाचने के लिए मनाने की कोशिश करती है, केवल डैनियल के लिए यह बताते हुए उदास हो जाता है
कि वह अपने अपमानजनक पिता से बचने के बाद जंगल में खो गया था। सियारा उससे वादा करती है कि वे अंततः भागने पर उसके साथ रह सकते हैं और वे एक गले मिलते हैं। अगले दिन सुबह समूह मीना के निशानों का पालन करता है जब तक कि वे संकेत 134 नहीं पाते। वहां वे डार्विन को आजाद करते हैं और उसके पीछे पीछे जंगल में चलते हैं। अंततः वे एक पत्थर का चिन्ह पाते हैं और मैडलिन बताती है कि यह वह जगह है जहां परियों को मनुष्यों के खिलाफ युद्ध हारने के बाद कैद किया गया था। तब से वे वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने पंख और जादू खो दिए हैं, इसलिए अब वे सूरज नहीं सह सकते। जैसे ही समूह दौड़ता रहता है, मीना पास में छोटी लड़कियों को देखती रहती है। जल्द ही बारिश शुरू हो जाती है और पक्षी उनके चारों ओर उड़ते हैं, रात की घोषणा करते हैं। समूह वॉचर्स के आने की आवाज सुन सकता है, इसलिए वे जल्दी करते हैं, जब तक कि वे नदी तक नहीं पहुंच जाते। सभी महिलाएं नाव पर चढ़ जाती हैं, लेकिन डैनियल जॉन की आवाज सुनता है और रुक जाता है। कुछ क्षण बाद डैनियल जॉन को किनारे तक खींचते हुए प्रकट होता है और सियारा उसे चेतावनी देने की कोशिश करती है कि यह वास्तविक नहीं है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। नकली जॉन रूप बदलता है और अपने पंजों से डैनियल को मार देता है। फिर उसका शरीर खाली हो जाता है क्योंकि अधिक वॉचर्स इसे घेरते हैं और देखते हैं क्योंकि वे नाव को रोते हैं। मैडलिन दूसरों को बताती है कि चिंता न करें क्योंकि वॉचर्स जंगल नहीं छोड़ सकते। सुबह में महिलाएं और डार्विन अंततः एक पुल पाते हैं और उस पर चढ़ जाते हैं। तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक एक बस वहां से नहीं गुजरती। सौभाग्य से ड्राइवर उन्हें अंदर आने देता है और वे शहर लौटते समय आराम कर सकते हैं। बाद में जब मीना नहाती है तो वह अपनी मां की मृत्यु को याद करती रहती है। वह सड़क के बीच में लेटी थी और उसकी बहन उसके लिए पुकार रही थी, जबकि उसके चेहरे पर घाव थे। अगले दिन मीना विश्वविद्यालय जाती है रॉरी की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए, यह दिखावा करते हुए कि वह उसकी भतीजी है। वह कूप की नीली प्रिंट, वॉचर्स पर एक शोध पत्र का पहला मसौदा और कुछ चित्रों के साथ रॉरी के शोध का एक टेप रिकॉर्डर पाती है। युद्ध से पहले परियां मनुष्यों के साथ शांति से रहती थीं, कभी कभी दोस्त के रूप में और कभी कभी साथी के रूप में भी। उन जोड़ों ने ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो सूर्य के नीचे चल सकते थे, और रॉरी को लगता था कि वे अभी भी समाज में मनुष्यों के रूप में छिपे हुए हो सकते हैं। मीना एक बड़े कला के टुकड़े को घूरती है और कुछ तस्वीरें पाती है जो उसे सदमे में डाल देती हैं। शाम को मीना सियारा से मिलती है और उसे दिखाती है कि उसने जो तस्वीरें पाईं, यह खुलासा करती हैं कि मैडलिन रॉरी की पत्नी थी। हालांकि वह 2001 में फेफड़ों के कैंसर से मर गई थी। मीना यह सिद्धांत बताती है कि रॉरी ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए पकड़े गए वॉचर का उपयोग करने की कोशिश की थी, फिर वॉचर मैडलिन बन गया जिसे वे मिले थे। उस क्षण एक कार घर पर आती है और असली सियारा दिखाई देती है, जिसका अर्थ है कि मैडलिन वॉचर मीना के लिए सियारा होने का दिखावा कर रहा था। असली सियारा घर में प्रवेश करती है और वॉचर छत पर रेंगता है। इससे पहले कि वह जॉन बन जाता है, उसकी आवाज का उपयोग करके सियारा को विचलित करता है और उसे बेहोश कर देता है। मीना भागने की कोशिश करती है, लेकिन वॉचर उसे पकड़ लेता है और उसे चारों ओर महकना शुरू कर देता है, जबकि मनुष्यों के बारे में शिकायत करता है और डैनियल का रूप ले लेता है। एक दर्पण टूट जाता है क्योंकि मीना गिर जाती है और वह बचाव के लिए एक टुकड़ा पकड़ लेती है, लेकिन वॉचर उसे चारों ओर खींचता रहता है क्योंकि वह उसके साथ भागने में मदद करने के लिए उसे धन्यवाद देता है। फिर वॉचर बाहर जाता है क्योंकि वह मैडलिन का रूप लेता है, ये बताते हुए कि वह हमेशा जंगल से बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि अन्य वॉचर्स उसे धूप के नीचे चलने के लिए उसका मजाक उड़ाते थे। उन्होंने इसे डेवॉकर और विकृति कहा, इसलिए वह रॉरी के पास गई, उम्मीद करते हुए कि वह उसे भागने में मदद करेगा। हालांकि जब रॉरी ने उसे गोली मारने की कोशिश की, तो वॉचर ने पहले उसे मार दिया। कुछ ही क्षणों में वॉचर रॉरी का रूप ले लेता है और फिर मीना का, असली मीना को उसकी गर्दन से पकड़कर उसे मारने और उसका शरीर लेने के लिए। मीना कबूल करती है कि रॉरी के पास एक रहस्य था और वॉचर उसे बात करने के लिए छोड़ देता है। आधे खून वाले लोगों के बारे में सीखता है और कैसे उनके जैसे और लोग मानव जाति में छिपे हुए हैं। वॉचर को एहसास होता है कि मैडलिन के रूप में रहते हुए यह मिश्रित खून के कारण मानव भावनाओं को महसूस करने में सक्षम था, और अचानक इसका शरीर रूप बदल लेता है और पंख प्रकट करता है। ये उड़कर छत पर उतरता है और मीना को बताता है कि उसे उम्मीद है कि वह सही है, कि उसके जैसे और लोग बाहर हैं इससे पहले कि वह उड़ जाए। बाद में मीना सियारा को देखती है, जो सौभाग्य से ठीक है। कुछ समय बाद मीना अंततः अपनी बहन और उसके बच्चों से मिलने जाती है और सुलह करती है। वह अपने जंगल के अनुभव को भी साझा करती है, ये बताते हुए कि वह कभी-कभी महसूस करती है कि मैडलिन वॉचर भीड़ में छिपी है और उसे देख रही है।
ये विभिन्न रूप लेता है, लेकिन सबसे आम एक छोटी लड़की का है जिसे रॉरी ने देखा था। खिड़की पर डार्विन सड़कों को देखता है और वॉचर उसे वापस घूरता है।